मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटीज़ मुश्किल है। क्या ये सच है? सारे क्वेश्चंस, सारे डाउट्स, सारे अजम्पशंस अबाउट ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम। ये पूछा है कि दीदी आप कौन सी क्लास में हो, आपने क्लास 11th में क्या क्या चैलेंजेस फेस करे थे। सबसे पहले पूछा है दी क्लास 11th के लिए कुछ रेफरेंस बुक्स और नोट मेकिंग की टिप्स शेयर करिए प्लीज़। ये बोला है दी आई वांट टू चूज ह्यूमैनिटी स्ट्रीम, आई एम फ्रॉम कोटा दी, सो दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। बल्कि है कि दी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ लेने से क्या क्या बन सकते हैं फ्यूचर में, क्या क्या करियर ऑप्शंस है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी श्रेष्ठा। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ तुम्हारे सारे क्वेश्चंस, सारे डाउट्स, सारे अजम्पशंस अबाउट ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम। क्योंकि ना मैं पिछले कुछ वीडियो से ये चीज़ नोटिस करी थी कि भाई तुम्हारी ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं कुछ भी कम्युनिटी पोस्ट करी थी तो तुम उसमें भी मेरे से बहुत सारे डाउट्स पूछ रहे थे। फिर मैंने फाइनली एक सेपरेट पोस्ट डाली जिसमें मैंने तुम लोगों को बोला कि प्लीज़ भाई अपने सारे डाउट्स बताओ, थॉट्स बताओ, अजम्पशंस बताओ, क्वेश्चंस बताओ, सब कुछ बताओ जो भी तुम्हें ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से रिलेटेड लगता है, उसको मैं अपनी एक वीडियो में कवर करने वाली हूँ। एंड फाइनली इस वीडियो में मैं वही करने वाली हूँ। बेसिकली इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू कवर ऑल योर क्वेश्चंस, ऑल योर थॉट्स, ऑल योर डाउट्स इन दिस टुडेज वीडियो रिगार्डिंग ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम। एंड ऑल्सो देखो यार, वीडियो में ना मैं सबके नेम लूँगी तो अगर गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाए तो प्लीज़ मेरे को माफ़ करना। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो मैंने तुम्हारे सारे क्वेश्चंस की यहाँ पे इस तरह कुछ फोटोज़ क्लिक कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। एंड अब मैं बताने वाली हूँ कि किसने मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है मिस्टर अनमोल 9 ने। उन्होंने ये पूछा है कि दीदी आप कौन सी क्लास में हो। अब लेट मी टेल यू, आज ही आया है मेरे क्लास 11th का रिजल्ट, मतलब आज 29 मार्च है एंड आज मेरा रिजल्ट आया। नाउ ऑफिशियली आई एम इन क्लास 12th। सो अब से तुम्हें क्लास 12 से रिलेटेड व्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पर। सो येस, नाउ आई एम इन क्लास 12। ऑल्सो यार, अगर तुम्हें मेरे पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारी वॉइसेस आ रही हो तो प्लीज़ इसे इग्नोर करना। मैं कोशिश कर रही हूँ ऐसे माइक सब कुछ हैंडल कर ले, बट आई डोंट नो ये कैसी वीडियो टर्न आउट करेगी। बट ये वीडियो मेरे को तुम्हें जल्द में देनी थी तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइसेस। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है रीना के शराना ने 5732। उन्होंने पूछा है दी क्लास 11th के लिए कुछ रेफरेंस बुक्स और नोट मेकिंग की टिप्स शेयर करिए प्लीज़। अब बेसिकली देखो यार, रेफरेंस बुक यहाँ पे कोई स्ट्रीम मेंशन नहीं है। सो रेफरेंस बुक आई वुड सजेस्ट कि जो तुम्हारी टीचर सजेस्ट करती है ना वो लो, क्योंकि देखो यार मैं जो सजेस्ट करूँ मे बी वो कहीं ना कहीं गलत हो जाए। सो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो तुम्हारी टीचर सजेस्ट कर रही है, क्लास की टीचर हुई, ट्यूशन की टीचर हुई, कोचिंग की टीचर हुई, जो भी वो तुम्हें सजेस्ट कर रहा है तुम वो वाली बुक्स को बाय करो। बट हाँ, एक चीज़ ये बात ध्यान रखनी है कि भाई तुम्हारे पास एनसीईआरटी ज़रूर होनी चाहिए। रेफरेंस बुक एक सेकंड मटेरियल होता है। फर्स्ट जो हमारा प्राइमरी मटेरियल जो पढ़ाई करने के लिए रिक्वायर्ड होता है दैट इज एनसीईआरटी। सो कोशिश करना कि तुम एनसीईआरटी से पहले पढ़ो, रेफरेंस बुक्स पे बाद में जाओ। ओके, सो इन्हीं ने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है कि नोट मेकिंग्स के लिए कुछ टिप्स बताओ। सो बेसिकली नोट मेकिंग के लिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको किसी की नोट कॉपी करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू मेक योर ओन नोट्स, क्योंकि देखो यार किसी और ने अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिखे होंगे, तुम्हें अपनी अंडरस्टैंडिंग से बनाना है। सेकेंडली द थिंग इज कि कोशिश करना कि ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो यार मैं भी खुद कहती थी जब मैं 8th-9th में थी कि भाई बहुत डेकोरेटिव नोट्स बनाने चाहिए। वो चीज़ सबसे गलत हो जाती है क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मतलब डेकोरेट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। सिंपल ब्लैक ब्लू पेन से या रेड ब्लू पेन से करके नोट्स बनाओगे तो भी चलेगा। ट्राई करना 2 पेन से बनाओ, दैट इज इट। कलर कॉम्बिनेशन तुम कोई सा भी ले लो, बट ट्राई करना कि तुम 2 पेन से नोट्स बनाओ। एंड कोशिश करना कि नोट्स को ना ज़्यादा ओवर एग्जैजरेट करके ना करो। बेसिकली सब कुछ थोड़ा सा लिख दो, बट यू हैव टू इंक्लूड ईच एंड एवरी टॉपिक। एंड ज़्यादा बड़े बड़े नोट्स नहीं बनाने। फॉर एग्जाम्पल समझो तुम्हारा चैप्टर ही 15 पेजेस का है एंड उनके नोट्स भी तुमने 15 पेजेस के बनाया। सो वो कहीं ना कहीं सेम ही चीज़ होगी। तो इससे बढ़िया है अगर चैप्टर 15 पेजेस का है तो तुम कोशिश करो कि तुम जो अपने नोट्स हो वो 5, 6, 10 पेजेस तक मैक्सिमम करो। सो ऐसा नहीं है कि जितना बड़ा चैप्टर है उतने बड़े ही नोट्स बनाने। कभी कभार कुछ चैप्टर्स में इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती है। सो येस। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है रवि कुमार ने। और उन्होंने बोला है दीदी आपने क्लास 11th में क्या क्या चैलेंजेस फेस करे थे। सबसे पहले क्लास 11th में तो यार यू हैव टू नो कि अगर तुम्हें लगता है कि एग्जाम से एक दिन पहले हम बैठ के सारा सिलेबस कवर कर लेंगे, एक रात में नहीं कर पाओगे भाई, बहुत बुरी तरह फंसोगे। लेट मी टेल यू, कोई सी भी स्ट्रीम लो, एक रात पहले क्लास 11th में किसी भी चीज़ का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता है, क्योंकि हम क्लास 10 तक सब कुछ बहुत ईजी सीख के आए। क्लास 11th में छोटे से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन उठ के आ जाए हमें नहीं पता। इसलिए मैं कह रही हूँ क्लास 11th में ये चीज़ें ट्राई मत करना कि भाई हम तो एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ेंगे, क्योंकि मैं ट्राई करके बैठी हूँ इसलिए तुम्हें ये सजेस्ट कर रही हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि भाई एग्जाम से एक दिन पहले हम तो पढ़ने बैठेंगे तब हमारा सारा सिलेबस कवर हो जाएगा और हम टॉप कर देंगे। ऐसी चीज़ क्लास 11th में नहीं होती है। सेकंड चीज़ जो मेरे को लगती है एक चैलेंज हो जाती है क्लास 11th में आके, दैट इसकी जो क्लास 11th का सिलेबस होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब 12th से भी ज़्यादा क्लास 11th का सिलेबस होता है। एंड ये मैं नहीं कह रही हूँ, आज मैं जब अपनी पीटीएम में गई थी टीचर्स तक ने कहा था कि क्लास 11th का सिलेबस थोड़ा सा वास्ट होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है क्लास 12th तक के कंपेरिजन में। बट द थिंग इज़ कि वो तुम्हें एक्चुअली प्रिपेयर कर रहे होते हैं तुम्हारे फ्यूचर के लिए। सो इसलिए वो सब चीज़ें होती है। बट तुम्हें ये चीज़ मेक श्योर करके चलिए कि तुम इतने बड़े सिलेबस से ना घबराओ नहीं, तुम्हें डर ना लगे। सो हो सकता है कि स्टार्टिंग में वो तुम्हें डराए, वो जो कि एकदम नॉर्मल चीज़ है, बट तुम्हें उस चीज़ से डरना नहीं है।
सो हाँ, मेरे को लगता है बस यही कुछ चैलेंजेस फेस करे थे मैंने क्लास 11th के अंदर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है ध्रुव ने। उन्होंने पूछा है कि मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटीज़ मुश्किल है, क्या ये सच है? अब लेट मी टेल यू, तुम कोई सी भी स्ट्रीम लो, थोड़ी सी तो डिफिकल्ट होगी वो स्ट्रीम। अब बेसिकली ह्यूमैनिटीज़ मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा तो फेमिलियर होता है बच्चा उससे, क्योंकि क्लास 10th में भी हम पढ़ के आए ना, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, तो वो सब चीज़ें तो सेम रहेगी, बस तुम्हारी इकोनॉमिक्स पूरी तरह बदल जाएगी। इकोनॉमिक्स को वो मत समझ रहा जो तुम्हारी क्लास 10th में थी, ठीक है? तो इकोनॉमिक्स में थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। आई वोंट से पूरी तरीके से मुश्किल, बट हाँ मॉडरेट लेवल पे है, एकदम हार्ड नहीं है, एकदम ईजी नहीं है, मॉडरेट लेवल पे लाया करती है ह्यूमैनिटीज़। एंड इनफैक्ट सारी स्ट्रीम्स जो है वो मॉडरेट रेट पे ही अप्लाई होती है। एंड द थिंग इज़ कि अगर तुम स्टार्टिंग से ही कुछ सही स्ट्रैटेजीज फॉलो करके चलोगे ना तो ऑब्वियसली कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। बट स्टिल भाई, क्योंकि हम क्लास 10 से क्लास 11th में आते हैं, इतनी सारी चीज़ें न्यू होती है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें डिफिकल्ट लगती है, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, थोड़ी सी तो मुश्किल है ऑफकोर्स क्लास 11 चाहे तुम कोई सी भी स्ट्रीम लो। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन जो इन्हीं ने पूछा है कि साइकोलॉजी ईजी है या हार्ड। अब लेट मी टेल यू, साइकोलॉजी जैसा सब्जेक्ट हमने क्लास 10th में उसका नाम भी नहीं सुना होता, हमें पता ही नहीं होता कि ये सब्जेक्ट किस चीज़ के बारे में होने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा न्यू सब्जेक्ट होता है। स्टार्टिंग में तुम्हें साइकोलॉजी बहुत डिफिकल्ट लगेगी। लेट मी टेल यू, चैप्टर 1-2 तुम पढ़ोगे तुम्हें बहुत डिफिकल्ट लगेगी, बट दैट डजंट मीन कि पूरी बुक ही बोरिंग है, बहुत हार्ड है। नहीं भाई, स्टार्टिंग के चैप्टर्स कभी ना कभी बोरिंग हो जाते हैं, बट द थिंग इज कि जब तुम पूरा पढ़ने बैठोगे ना तो तुम्हें इतनी बोरिंग नहीं लगेगी अपनी क्लास 11th की साइकोलॉजी। बाकी 12th में तो भी मैं खुद पढ़ूंगी, अभी इतनी कुछ मुश्किल है नहीं क्लास 11th की। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है रूप प्रकाश ने, और उन्होंने ये बोला है दी आई वांट टू चूज ह्यूमैनिटी स्ट्रीम, आई एम फ्रॉम कोटा। दी मुझे नहीं समझ आ रहा है और क्लियर है कि एक ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट को क्या क्या सब्जेक्ट्स चूज़ करने चाहिए। मतलब उनका मेनली डाउट सिर्फ यही है कि भाई क्लास 11th के एक ह्यूमैनिटी स्टूडेंट को क्या क्या सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए। अब इन्होंने तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन भी करा है दैट आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, मतलब भाई ऑल द बेस्ट। एंड उसके बाद जो बात आती है कि कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करने चाहिए, सबसे पहली चीज़ ये तुम्हारे स्कूल पर भी डिपेंड करता है कि तुम्हारे स्कूल क्या सब्जेक्ट ऑफर करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल में ज्योग्राफी नहीं मिलती है ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स को, सो हाँ कभी कभार स्कूल के हिसाब से भी सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाते हैं। सेकेंडली, अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर तुम्हें IAS ऑफिसर बनना है तो तुम्हारे चारों पॉलिटिकल के सब्जेक्ट होने चाहिए। कौन से इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये चारों होने चाहिए। उसके बाद तुम 5th सब्जेक्ट कोई सा भी जैसे इंग्लिश हो जाता है, एंड उसके बाद 6th सब्जेक्ट तुम कोई सा भी एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हो। तुम IT ले सकते हो, AI ले सकते हो अगर तुमने क्लास 10th में वो ली है तो। साथ ही साथ तुम और कोई एडिशनल सब्जेक्ट ले लो सो दैट तुम्हारी 12th की परसेंटेज अच्छी बने, ठीक है? तो 6th सब्जेक्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे स्कूल में 6 सब्जेक्ट नहीं मिलता है, बट येस, तो मतलब यही कुछ सब्जेक्ट्स है जो कि मेरे को लगता है बहुत प्रेफरेबल होंगे फॉर अ स्टूडेंट हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर IAS एग्जाम फ्रॉम क्लास 11th। ओके, सो जो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है आयुषी सिंह ने। उन्होंने पूछा है कि दी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ लेने से क्या क्या बन सकते हैं फ्यूचर में, क्या क्या करियर ऑप्शंस है, और PCB सही है या ह्यूमैनिटीज़? प्लीज़ दी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ मैं, प्लीज़ हेल्प मी विच स्ट्रीम इज़ बेटर, प्लीज़ टेल मी PCB या ह्यूमैनिटीज़। अब लेट मी टेल यू, तुम्हें PCB लेनी है ह्यूमैनिटीज़ लेनी है, तुम पर डिपेंड करता है। अब देखो यार, अगर तुम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो ऐसे साइंस वाली चीज़ों में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, देन तुम्हें साइंस लेनी चाहिए। बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सोशल साइंस, तुम्हें थोड़ी सोशल साइंस पल्ले पड़ती है, समझ आती है, तुम पढ़ते हो तो तुम्हें नींद नहीं आती, तो तुम ह्यूमैनिटीज़ लो। एंड द थिंग इज़ कि अगर तुम पूछोगे ह्यूमैनिटीज़ में करियर ऑप्शंस क्या है, देन अगर आपको लग रहा है कि ह्यूमैनिटीज़ में कम करियर ऑप्शंस है, देन लेट मी टेल यू ब्रदर, यू आर रॉन्ग। ह्यूमैनिटीज़ में मेरे को ऐसा लगता है कि यार थोड़े से ज़्यादा करियर ऑप्शंस रहते हैं। अब भाई देखो, अगर तुम मुझसे पूछोगे कि क्या क्या ह्यूमैनिटीज़ में करियर ऑप्शंस रहते हैं, देन तुम पहली बात तो सिविल सर्विसेज में जा सकते हो, जो सबसे पहली चीज़ होती है। हर ह्यूमैनिटीज़ लेने वाला बच्चा ये सोचता है कि भाई हम तो सिविल सर्विसेज करेंगे। सो मतलब मोस्टली जो बच्चे ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं वो ये सोच के लेते हैं कि हमें सिविल सर्विसेज लेनी है। सो फर्स्टली इस सिविल सर्विसेज तुम जर्नलिज्म में तुम जा सकते हो, एंड एज आई टोल्ड यू तुम लॉ वगैरह में भी अपना करियर देख सकते हो। तुम टीचर बन सकते हो बाय टेकिंग ह्यूमैनिटीज़, तुम साइकोलॉजी में काउंसलर वगैरह बन सकते हो बाय टेकिंग ह्यूमैनिटीज़। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, तुम फैशन डिज़ाइनर बन सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो, इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हो। एंड अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों की हेल्प करने में, तो तुम NGOs भी चला सकते हो, सोशल वर्क भी कर सकते हो। एंड ऑल्सो तुम ट्रैवल एंड टूरिज्म में भी अपना फ्यूचर देख सकते हो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उसका ज़्यादा स्कोप नहीं है इंडिया में, जो कि मेरे को कहीं ना कहीं गलत लगता है, क्योंकि भाई है, इंडिया के अंदर टूरिज्म में भी स्कोप है, ऐसा नहीं है कि इसमें स्कोप नहीं है, भाई है थोड़ा बहुत सा तो। एंड ऑल्सो कुछ लोगों को ये लगता है ना कि भाई हमें एंटरप्रेन्योर बनना है तो हम कॉमर्स लेके ही बन सकते हैं, ऐसी बात ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन ह्यूमैनिटीज़ लेके ही एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। सो मतलब देख लो भाई, ऐसा नहीं है कि तुम ह्यूमैनिटीज़ लेके एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकते हो, वो भी तुम कर सकते हो बाय टेकिंग ह्यूमैनिटीज़। अब पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा है अमरजीत कौर 1910 ने। उन्होंने पूछा है क्या आप बता सकते हो कि ह्यूमैनिटी में कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। अब एज आई टोल्ड यू कि पहली चीज़ तो ये तुम्हारे स्कूल पर भी डिपेंड करती है कि तुम्हारे स्कूल कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर करते हैं। सेकेंडली, मैं जो तुम्हें सब्जेक्ट्स प्रेफर करना चाहूँगी वो ये हो सकते हैं
पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी एंड इंग्लिश। मेरे को ऐसा लगता है अगर तुम्हारे स्कूल में ये 5 सब्जेक्ट मिलते हैं देन ये 5 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा सही रहेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, बल्कि मैं इसको 2 पार्ट्स में डालने वाली हूँ ताकि सारे तरह के डाउट्स मैं क्लियर करूँ। नेक्स्ट पार्ट आएगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है, इसलिए मैं ये लास्ट क्वेश्चन इंक्लूड करने वाली हूँ एंड उसके बाद आई एम गोइंग टू मेक अनदर पार्ट, अभी ही शूट कर लूँगी, बाद में मैं तुम्हारे लिए डाल दूँगी। सो यस, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है माहिका गुप्ता ने। उन्होंने पूछा है हे क्या आप बता सकते हो कि क्लास 11th ह्यूमैनिटीज़ इकोनॉमिक्स में कितने बुक्स हैं, आई मीन बुक्स के नेम, और प्लीज़ क्या आप इस टॉपिक पर एक वीडियो बना सकते हो, और प्लीज़ बुक्स भी वीडियो में शो कर देना। अब बेसिकली तुम अगर इकोनॉमिक्स लेते हो ह्यूमैनिटीज़ में तो उसके अंदर 2 बुक्स होती है, फर्स्टली इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंडली इज स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे मैं फोटोज ऐड कर दूंगी। एंड अब अगर तुम मुझसे पूछोगे कि मैंने कौन सी यूज़ करी थी क्लास 11th में, देन मैंने यूज़ करी थी संदीप गर्ग की। मेरे को ऐसा लगता है संदीप गर्ग तुम्हें क्लास 11th में भी लेनी चाहिए, क्लास 12th में भी लेनी चाहिए, क्योंकि मैं क्लास 11th में लेके देख चुकी हूँ कि भाई उसमें सारे तरह के क्वेश्चन होते हैं एंड मतलब जो न्यूली CBSE के द्वारा वो कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन वगैरह होते हैं वो सब संदीप गर्ग वाली बुक में मिलता है। सो टीचर्स वगैरह भी यही प्रेफर करते हैं कि भाई संदीप गर्ग वाली बुक लो। मैं खुद तुम्हें ये सजेस्ट करूँगी कि संदीप गर्ग वाली बुक लो, क्योंकि जब हम मेन टाइम पर पढ़ाई करने बैठते हैं ना तो हमें थोड़ी सी रिविजन की जरूरत होती है। एंड संदीप गर्ग की बुक में तुम मानोगे नहीं, एक टॉपिक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस है जिससे तुम्हारा एक पर्टिकुलर टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है। नॉट अ पेड प्रमोशन बाय द वे। सो येस गाइज, आई रियली होप कि कुछ लोगों के डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होंगे। अगर किसी के नहीं हुए देन कल तक या परसों तक मेरी न्यू वीडियो आ जाएगी, मैं अभी उसको शूट करूँगी एंड फिर एडिट करके तुम्हें जल्द ही अपलोड करने की कोशिश करूँगी। बाय द वे ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि यार पार्ट्स में अपलोड करना ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। बट स्टिल अगर तुम्हें लगता है कि भाई यहाँ पे तुम्हारे डाउट्स मिले ही नहीं, तो हो सकता है कि शायद नेक्स्ट पार्ट में मिल जाए। बल्कि अगर तुम्हें किसी भी तरह का और डाउट है तो तुम मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। सो मैं तुम्हारे क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगी, साथ ही साथ वीडियो में भी इंक्लूड करूँगी। सो येस गाइज, दैट is it for the today's video and I hope you guys enjoyed watching today's video. If you really did so, then do not forget to like, share, comment and also to subscribe to my channel because it really motivates me a lot to make these types of new videos. हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।